वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं रावणा कोटम। मूवी की शुरुआत में वॉइस ओवर के जरिए हमको जानने को मिलता है कि ये कहानी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के एनाथी गांव की है, जहां पर मेलाथिरु और किजाथिरु नाम की दो कम्युनिटी के लोग रहा करते हैं। साथ ही कभी ये गांव काफी हरा भरा और खुशहाल था, मगर बीते कुछ सालों में यहाँ या तो सूखा पड़ा रहता है या फिर बहुत ही कम बारिश होती है, जिससे दिन ब दिन लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। साथ ही यहाँ की दोनों कम्युनिटी के लोग बड़े प्यार के साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। कोई ना तो छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा, पर कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इस वॉइस ओवर के खत्म होते ही कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर मेलाथिरु और किजाथिरु लोगों के बीच में एक फ्रेंडली कबड्डी मैच को होते हुए देखते हैं, जहां मेलाथिरु की तरफ से सेंगू तो किजाथिरु की तरफ से मधी खेल रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे की कम्युनिटी को उकसाने वाले नारे लगा रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि केजुथिरु को कुचल दो, तो कोई कह रहा होता है मेलुथिरु को दिखा दो कि किजाथिरु कितना बेहतर है। ये देखकर सेंगू और मधी इन लोगों को पकड़कर पीटने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर वो लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए मारी ने कहा था। ये सुनकर मधी मारी को बुलाता है, क्योंकि वो उसकी ही कम्युनिटी से है। साथ ही हम देखते हैं कि मारी का एक हाथ नहीं है और वो अक्सर दोनों तरफ के लोगों को लड़ाने की कोशिश करता रहता है, जिसे मधी धमकाता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा फिर से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगा। अब इसके बाद मधी और सेंगू को पता चलता है कि उन्हें बॉस ने बुलाया है। दरअसल बॉस मेलाथिरु कम्युनिटी के लीडर होने के साथ सेंगू के पिता भी हैं। तो किजाथिरु कम्युनिटी का लीडर है चित्रावेल और मधी उनका बेटा है, जो कि अगले महीने सब इंस्पेक्टर बनने वाला है। हालांकि मेलाथिरु कम्युनिटी के बॉस इस गांव के राजा के समान है, क्योंकि आसपास के 32 गांव भी उनके कहे को पत्थर की लकीर मानते हैं। और इस बात से चित्रावेल को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक समय बॉस के पिता ने किजाथिरु के लोगों को अपनी जमीन खेती करने के लिए दान में दे दी थी। तब से ये लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। यहाँ पंचायत में जो भी फैसला होता है उसे बॉस और चित्रावेल मिलकर दोनों देख लेते हैं, और चित्रावेल भी उनके साथ दोनों कम्युनिटीज के बीच एकता बनाए रखने का पूरा काम करता है। अब इसी दौरान एक आदमी मधी और सेंगू से आकर कहता है, तुम दोनों को बॉस ने पंचायत में शामिल होने के लिए कहा है। दोनों सुनते ही बॉस के पास पहुंच जाते हैं। पंचायत में आज पानी की कमी और हर साल कुछ दिनों के लिए होने वाले सीड सोइंग फेस्टिवल को लेकर बातें होने वाली होती है। दरअसल हर साल इस गाँव के लोग सीड सोइंग फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें ये गाँव वाले एक मिट्टी के बर्तन में कुछ बीज रख देते हैं, जिनके कुछ बड़े होने के बाद ये लोग उन पौधों को मिट्टी में लगा देते हैं। दरअसल ये गांव कम बारिश की समस्या से बहुत ही परेशान है, इसलिए गांव वालों का मानना होता है कि इस तरह सीड सोइंग फेस्टिवल की वजह से गांव में बारिश हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इस फेस्टिवल को शुरू करने का काम होता है और डेट भी फिक्स की जाती है, जिसके अगले ही दिन पूरे गाँव के साथ सेंगू और मधी भी इस फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ इस गाँव के एमएलए की एंट्री होती है, जिसे पहले तो कोई गाँव में घुसने नहीं देता, पर जब वो अपनी पार्टी का झंडा गाड़ी से हटा देता है तो उसे गाँव के अंदर जाने दिया जाता है। असल में बॉस ने अपनी किजाथिरु कम्युनिटी के एक आदमी को एमएलए बनाया, ताकि वो सरकार से उनके गांव के विकास का मुद्दा रख सके, मगर सभी पॉलिटिशियन की तरह वो भी करप्ट हो गया। जिस कारण बॉस ने ये नियम बनाया है कि अब से इस गांव में वो किसी भी पार्टी को प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन प्रचार के लिए आते हैं तो वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और बॉस को कहीं ना कहीं अंदाजा हो ही जाता है कि एमएलए अपने फायदे के लिए ही गाँव की इन दो कम्युनिटी के बीच फूट डाल सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम बनाया। फिलहाल एमएलए बॉस से कहता है कि मिनिस्टर साहब आज इस गाँव में आकर गाँव के लोगों को अपनी तरफ से उपहार देना चाहते हैं, जिसके लिए बॉस साफ मना कर देता है। पर जब एमएलए उनसे कई बार रिक्वेस्ट करता है तो बॉस उनको इस बात की परमिशन दे ही देता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम लोग अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो तो उसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे मिनिस्टर को इस गांव से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि मारी भी एमएलए की पार्टी को सपोर्ट करता है, और यही वजह है कि वो दोनों कम्युनिटी के लोगों को अक्सर एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहता है। खैर इसी दौरान गाँव में एंट्री होती है इंदिरा की, जो मेलाथिरु कम्युनिटी की है, और वो इस बार गाँव के फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आई है, क्योंकि उसका परिवार शहर में रहता है, पर वो बिलोंग इसी गांव से करती है। यहाँ इंदिरा को देखकर सेंग्यू काफी खुश होता है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे इंदिरा से कोई लेना देना है नहीं। अब इन दोनों के बीच की कहानी हमें मूवी में आगे देखने को मिलेगी। अब इस फेस्टिवल को शुरू करने के लिए एक छोटी सी रस्म की जाती है, जिसको हर बार बोझी करते हैं। ये देखकर वहाँ पर खड़ा मारी सभी के सामने कहता है कि हर साल आप ही इस फेस्टिवल को शुरू करते हैं। यूं तो आप कहते हैं कि ये दोनों कम्युनिटी बराबर है, तो इस साल मेलाथिरु के बजाय किजाथिरु के लीडर को ये करने का मौका मिलना चाहिए। अब मारी की ये बात सुनकर चित्रावेल उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर यहाँ बॉस खुद ही आगे बढ़कर चित्रावेल को इस बार ये रस्म करने का मौका देता है। अब ये देखकर सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं, और बॉस मारी से कहते हैं कि इस गांव की एकता को बनाए रखने के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। और अब नाच गाने के साथ पूरा फेस्टिवल शुरू होता है, जिसमें बीज मिट्टी के बर्तनों में डालकर रख दिए जाते हैं। इसके बाद हमें इंदिरा और सेंग्यू की लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर सेंग्यू की बहन और इंदिरा की माँ एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
पड़ती, इसीलिए दोनों सभी के सामने लड़ाई करने का नाटक करके चुपचाप एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दरअसल 5 साल पहले इंदिरा की मां ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें इंदिरा को उसका होने वाला पति फूलों की माला पहनाने वाला था, पर यहाँ इंदिरा की मां ने जानबूझकर सेंग्यू और उसकी बहन की बेइज्जती करने के लिए उसे इनवाइट किया, जबकि ये पक्का था कि सेंग्यू ही इंदिरा को वो हार पहनाने वाला है। पर इंदिरा की मां एक दूसरे लड़के को हार पहनाने के लिए बोल देती है, जिस पर इंदिरा की मां और सेंग्यू की बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच सेंग्यू को अचानक से धक्का लगता है और वो गुस्सा होकर सभी के सामने इंदिरा को किस कर देता है, जिस चीज के कारण आज तक इंदिरा की मां और सेंग्यू की बहन आपस में लड़ते ही रहते हैं। हालांकि सेंग्यू की यह हरकत इंदिरा को बुरी लगने के बजाय बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद दोनों की प्यार की शुरुआत हो गई और दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमेशा की तरह इंदिरा सेंग्यू से मिलकर जा ही रही होती है तो मारी उसको देख लेता है और वहां पर इंदिरा ने अपना लॉकेट भी गिरा दिया होता है जिस पर SI लिखा हुआ है। असल में ये लॉकेट इंदिरा को सेंग्यू ने गिफ्ट किया था और S का मतलब सेंग्यू और I का मतलब इंदिरा। अब इंदिरा को जब लॉकेट खोने के बारे में पता चलता है तो वो सेंग्यू को कॉल करके इस बारे में बताती है। सेंग्यू कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम साथ जाकर बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा लॉकेट बनवा लेंगे। इसी दौरान सेंग्यू देखता है कि MLA चुपके से कुछ सामान लेकर रख रहा है, जिन्हें देखने पर उसको पता चलता है कि कल के दिन जो गिफ्ट मिनिस्टर लोगों को देने वाला है उसके पैकेट्स में पार्टी का एडवर्टाइजमेंट छिपा हुआ है। इसलिए यहाँ पर सेंग्यू और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर मधी भी सेंग्यू का साथ देने के लिए आ जाता है और इस बारे में जब बॉस को पता चलता है तो वो ये सारा सामान वहां से भिजवा देता है और MLA के साथ मिनिस्टर की भी एंट्री पर रोक लगा देता है। इसके बावजूद भी मिनिस्टर अगले दिन गांव में आने की बहुत कोशिश करता है, जिसकी गाड़ी को गांव वाले और बोस बाहर ही रोक देते हैं। यहाँ मिनिस्टर चालाकी दिखाते हुए बोस से कहता है कि जब कोई तुम्हारे फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आता है तो क्या तुम लोग उसको ऐसे ही रोकते हो। बोस कहता है कि फेस्टिवल में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपनी पार्टी से जुड़ी हर चीज को निकालने के बाद ही गांव में एंट्री मिलेगी। अब यहाँ मिनिस्टर को बोस की ये शर्त आखिरकार माननी पड़ती है, पर फिर भी वो बाज नहीं आता। अब MLA और मिनिस्टर एक मंच लगाकर लोगों को पैसे का लालच देकर बुलाने की कोशिश करते हैं। पहले वो 5 फिर 10 और उसके बाद 15,000 देने की घोषणा करते हैं, पर उनकी इस रैली में एक भी गांव वाला शामिल नहीं होता, जिस कारण मिनिस्टर को वहां से आखिर जाना ही पड़ता है। अब रात को मिनिस्टर MLA से बताता है कि रिसर्चर्स को रामनाथपुरम में मिनरल्स और मीथेन काफी मात्रा में मिला है, इसलिए पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ डील कर ली है, जिस कारण तुम्हें कुछ भी करके एनाथी गांव के लोगों को आपस में लड़वाना होगा ताकि हम इस गांव पर अपना कंट्रोल पा सके, क्योंकि एनाथी गांव के साथ जो सभी गांव आसपास के हैं उन पर भी बोस का कंट्रोल है। वो अगर हमारे अंडर आ जाए तो पार्टी के साथ हम दोनों को भी काफी फायदा होगा। यहाँ इस बात पर वहां बैठा मारी कहता है, आज तक तो हम लोग गलत जगह कोशिश करते रहे, क्योंकि ये तो पक्का है कि जब तक बोस और चित्रावत जिंदा रहेंगे तब तक ये दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इसीलिए हमें उन्हें छोड़कर उनके बेटों यानी कि सेंगो और मधी को आपस में लड़वाने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर MLA उससे कहता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को दोस्त तक नहीं बल्कि भाई मानते हैं, वो भला आपस में क्यों लड़ेंगे। जवाब में मारी कहता है कि ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, क्या और कैसे करना है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अगले दिन सेंग्यो और इंदिरा छुपकर शहर जाते हैं, जहाँ पर वो एक ज्वेलरी शॉप में अपने लॉकेट का ऑर्डर देते हैं, पर वहाँ इत्तेफाक से मारी उन्हें देख लेता है और दोनों की बातें सुनकर उसे लॉकेट पर लिखे SI का मतलब भी पता चल जाता है कि ये लॉकेट सेंग्यो ने इंदिरा को दिया था। फिलहाल जब सेंग्यो और इंदिरा वापस गांव पहुंचते हैं तो वहां इन्हें दोनों परिवारों के लोग देख लेते हैं। इन्हें साथ देखकर तमाशे की शुरुआत भी हो जाती है, पर इंदिरा और सेंग्यो मिलकर किसी तरह से अपने परिवार वालों को संभाल लेते हैं। वो बताते हैं कि इंदिरा को शहर से वापस गाँव आने के लिए बस नहीं मिल रही थी, जिस दौरान सेंग्यो उसको मिल गया, इसलिए वो सेंग्यो के साथ वापस गाँव आ गई। और फिर इनकी इस बात पर इंदिरा की माँ के साथ सेंग्यो की बहन भी विश्वास कर लेती है। अब इस पूरे तमाशे की वजह से सेंग्यो इंदिरा से मिलना कुछ दिन बंद कर देता है, जिस बात से नाराज होकर इंदिरा मादी के साथ घूमकर सेंग्यो को जलाने की कोशिश करती है। इसी के साथ अब मारी धीरे धीरे मादी से नजदीकियां बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि दोनों एक ही कम्युनिटी के होते हैं। मादी को भी बाकी सभी की तरह सेंग्यो और इंदिरा के बारे में पता नहीं होता, इसलिए मारी मधी के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर देता है कि इंदिरा तुमसे प्यार करती है। साथ ही कुछ दिनों के बाद मारी मधी को वही लॉकेट ला कर देता है जो इंदिरा से गिर गया था। मारी उसको बताता है कि ये लॉकेट मुझे इंदिरा ने तुम्हें देने को कहा है। अब मधी के विश्वास को पक्का करने के लिए मारी उससे कहता है क्योंकि तुम सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो, इसीलिए इंदिरा ने तुम्हें SI लिखकर ये लॉकेट दिया है, जिसका मतलब है सब इंस्पेक्टर। अब यहाँ मधी के दिल में भी इंदिरा के लिए प्यार जागता है। इसी दौरान इंदिरा मधी के साथ शहर में ज्वेलरी शॉप पर जाती है, जहाँ वो मधी से छिपकर अपनी ऑर्डर की भी चैन को कलेक्ट कर लेती है। फिर वो मधी के साथ और सामान देखने लग जाती है, जहाँ दोनों को इस तरह देखकर सेंग्यो वहां से गुस्सा होकर चला जाता है, जिससे इंदिरा भी बहुत अपसेट होती है, इसलिए वो भी मधी को वहीं छोड़कर गाँव आ जाती है। इसी दौरान वो सेंग्यो को कई बार कॉल करती है, पर उसके किसी भी कॉल का वो जवाब नहीं देता। इसके बाद इंदिरा अब अपने और सेंग्यो के बारे में मधी को सब कुछ बताने का सोचती है, ताकि फ्यूचर
फ्यूचर में उसके दिल में इंदिरा के प्रति कोई भी गलत फीलिंग्स ना डेवलप हो। वो मधी को फोन लगाती है जो कि किसी काम में लगा होता है, इसलिए वो अपना फोन मारी को रिसीव करने के लिए दे देता है, जिसे मारी उठाकर कुछ भी नहीं बोलता। और दूसरी तरफ से इंदिरा उसे मधी समझकर अपने और सेंग्यू के बारे में सब कुछ बता देती है। इस पर मारी मधी से बताता है कि इंदिरा फोन करके अपने किए के लिए माफी मांग रही थी क्योंकि वो तुम्हें दुकान में इस तरह छोड़कर आ गई। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और उसके बारे में सेंग्यू को कुछ भी पता चले, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करती है, इसलिए वो सेंग्यू को देखकर चुपचाप वहां से चली आई। अब ये बात सुनकर मधी काफी खुश होता है। वहीं रात में इंदिरा सेंग्यू से मिलने के लिए आती है, जहां सेंग्यू उसको बताता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि जैसे तुम मुझे जला रही थी उसी तरह मैंने भी सोचा कि मैं तुमसे थोड़ा मजाक कर लो, इसलिए ये ड्रामा किया। अब इस पॉइंट पर इंदिरा सेंग्यू से कहती है कि मैंने मधी से हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। ये बात जानने के बाद सेंग्यू और इंदिरा मधी से मिलने के लिए जाते हैं, पर यहाँ एक और बड़ी गलतफहमी इन तीनों के दरमियान पनप जाती है। दरअसल सेंग्यू मधी से कहता है कि मुझे इंदिरा ने बताया कि आज उसने तुम्हें फोन पर सब कुछ बता दिया, ये फेस्टिवल खत्म होते ही मैं बॉस से शादी की बात करूंगा। यहाँ सेंग्यू अपनी और इंदिरा की शादी की बात कर रहा होता है, पर मधी को लगता है कि वो उसकी और इंदिरा की शादी की बात कर रहा है। फिलहाल अगले दिन फेस्टिवल का आखिरी दिन होता है, जिस दौरान सभी लोग पौधों को मिट्टी में लगा देते हैं। इसी दौरान सेंग्यू इंदिरा को इशारे से अपने पास बुलाता है, जहां मधी दोनों को साथ में देख लेता है। अब फेस्टिवल के खत्म होते ही बारिश होना शुरू हो जाती है। दूसरी ओर मधी मारी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सेंग्यू और इंदिरा ने उसको धोखा दिया है। अब क्योंकि लोहा गर्म हो गया है, तो मारी मौका देखकर मधी से कहता है इसमें बेचारी इंदिरा का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारी बहुत ही बड़ी भोली है, सारी गलती तो उस सेंग्यू की है जिसने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा किया। दरअसल उससे ये देखा नहीं गया कि मेला थिरु लड़की किजा थिरु लड़की को पसंद करती है, इसलिए उसने इंदिरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और उसके लिए सेंग्यू को तुम कभी माफ मत करना, क्योंकि इस तरह से कई सालों से सेंग्यू की कम्युनिटी के लोग हमारी कम्युनिटी का हक मारते हुए आ रहे हैं, जिन्हें उनका हक तुम्हें दिलाना होगा। तुम अपने पिता की तरह ना बनो जो कि सीधे साधे हैं, उन्हें तो ये सब कुछ नजर आता ही नहीं। अब अगली सुबह बॉस के सामने एक और पंचायत बैठती है, जिसमें सेंग्यू तो शामिल होता है पर मधी नहीं होता। केजा थिरु के लोग चाहते हैं कि इस बार खेत सिंचाई का मौका उन्हें पहले दिया जाए, जबकि इस साल खेत पहले सींचने की बारी मेला थिरु की होती है, और ये सब कुछ कम पानी की वजह से ही हो रहा होता है। इसीलिए इस समस्या को समझते हुए बॉस सभी को उनके घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर वो कलेक्टर से मिलने वाले हैं। जहां बॉस और चित्राबेल प्रस्ताव रखते हैं कि हमें गांव में एक और टैंक चाहिए ताकि बारिश के दौरान ज्यादा पानी इकट्ठा हो सके। कलेक्टर उनसे बताता है कि तुम्हारे गाँव की समस्या एक और टैंक होने से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे गाँव और आसपास के जो गाँव के इलाके हैं वहाँ के करूबेला नाम के पेड़ के जंगल इस सूखे और बारिश की असली वजह है। इन पेड़ों को प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा भी कहा जाता है। ये पेड़ बाहर के देशों में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, जिस वजह से ये आसपास के सभी पेड़ों का पानी खींच लेते हैं। साथ ही ये बढ़ते भी बहुत तेजी से हैं। ये 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से तुम्हारे गाँव में बारिश कम हो रही है, इसलिए तुमको इन पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। पर गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी ने कुछ ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ इसकी डील कर ली है, जिन्हें इस पेड़ की लकड़ी अपनी फैक्ट्रियों में फ्यूल की जगह चाहिए, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इन पेड़ों को काटो। इसीलिए तुम्हें ये काम धीरे धीरे बिना किसी को पता चले करना होगा। इससे वक्त के साथ तुम्हारे गाँव में बारिश भी ज्यादा होगी और ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा। अब इनकी इस बात के बारे में कलेक्टर का पियोन मिनिस्टर से बता देता है। दूसरी ओर बॉस सभी गांव वालों को इकट्ठा करके फैसला करता है कि वो मंदिर के आसपास के पेड़ों को काटेंगे। पर इन समय मधी अपनी जलन की वजह से शामिल नहीं होता और ना ही अपने लोगों को शामिल होने देता है। इधर बॉस और बाकी गांव वाले जो पेड़ काटने जा ही रहे होते हैं, तभी उनका रास्ता एमएलए के साथ कुछ गवर्नमेंट के लोग रोक देते हैं। वो बताते हैं कि ये जमीन सरकार की है, इसलिए इन पेड़ों को काटने के लिए आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। जबकि बॉस को पता है कि ये सारी जमीन उनके पिता की है, जिसे उन्होंने गांव वालों को खेती करने के लिए दान दिया था। तो जो पेपर ये लोग दिखा रहे हैं वो नकली है, और असली पेपर लेने के लिए बॉस चित्रावेल के साथ अपने पिता के दोस्त से मिलने जाता है, जिनके पास वो असली पेपर होते हैं। उनसे पेपर लेने के बाद जब ये दोनों कोर्ट में जा ही रहे होते हैं, तभी मिनिस्टर के इशारे पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, जिसमें बॉस और चित्रावेल दोनों की मौत हो जाती है। अब इन दोनों को अंतिम विदाई देने की तैयारी होती है। तभी वहां पर एमएलए आता है, जिसे सेंग्यू रोकने की कोशिश करता है। एमएलए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पिता के लिए नहीं बल्कि चित्रावेल के लिए आया हूँ। ये देखकर सेंग्यू मधी से एमएलए को रोकने के लिए कहता है, पर यहाँ मधी एमएलए का साथ देता है, जिसके साथ ही दोनों कम्युनिटीज के बीच अलगाव शुरू हो गया है। और यहाँ तक कि जब दोनों ही अपने लीडर का अंतिम संस्कार करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तो इस बात के लिए भी होड़ हो जाती है कि कौन शमशान घाट पहले पहुंचेगा, क्योंकि जो आखिर में जाएगा उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ मेला थेरू के लोग बॉस की बॉडी को लेकर पहले आ जाते हैं। मिनिस्टर मधी से कहता है, गाँव के चौराहे पर मैं तुम्हारे पिता चित्रावेल का एक बड़ा स्टैचू बनवाऊंगा। ये बात सुनकर सेंग्यू कहता है कि चौराहे पर स्टैचू तो बॉस का ही लगेगा। और इस बात पर दोनों तरफ के लोगों के साथ सेंग्यू और मधी भी आपस में लड़ जाते हैं।
यहाँ बात बिगड़ते देख एमएलए एक कबड्डी मैच का आयोजन करने के लिए कहता है, जिसमें जो भी जीतेगा उसी के लीडर का स्टैचू चौराहे पर लगा जाएगा। अब इस कबड्डी मैच को सेंग्यू आखिर में जीत जाता है, जिसके साथ ही स्टैचू को बनाने का काम शुरू होता है, जो एमएलए नहीं बल्कि मेला थेरू के लोग खुद ही बना रहे होते हैं। पर रात में एमएलए के लोग चुपके से बोस के स्टैचू को जूतों की माला पहना देते हैं, जिसको देखकर तो मेला थेरू के लोग भड़क पड़ते हैं और यहाँ वो केजा थेरू के लोगों के घर में घुसकर उन्हें मारने लगते हैं। मतलब कि दोनों ही कम्युनिटी में दंगों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सेंग्यू भी शामिल होता है। और इस दंगे को देखते हुए वहां पर कर्फ्यू लग जाता है और पूरी तरह से पुलिस की घेराबंदी कर दी जाती है। सेंग्यू अपने साथियों के साथ करुवेला के जंगलों में छिप जाता है, जिसे मारने के लिए मिनिस्टर मधी एसआई का अपॉइंटमेंट लेटर देकर उसकी पोस्टिंग एनाथी गांव में कर देता है, जहां मधी अब पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सेंग्यू को ढूंढने में लग जाता है। साथ ही इसी दौरान चौराहे पर एमएलए पार्टी का बड़ा सा सिंबल रखवा दिया जाता है। वो मधी से कहता है, तुम चिंता न करो, इलेक्शन के बाद हम तुम्हारे पिता का स्टैचू भी यहाँ पर लगवा देंगे। ये सुनकर मधी काफी खुश होता है। अब रात में इंदिरा मधी को कॉल करती है, जिसे पुलिस ट्रेस कर रही है। इसको सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि सेंग्यू आज गांव में आने वाला है, इसलिए मिनिस्टर के इशारे पर पुलिस को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो जिसे भी देखे उसे गोली मार दे, साथ ही साथ मिलकर जल्दी से सेंग्यू को भी खत्म कर दे। इसी दौरान गांव में अलग अलग जगहों पर धमाके होते हैं, जिनको देखकर मधी के साथ इंदिरा भी समझ जाती है कि ये सेंग्यू का ही काम है, इसलिए वो सेंग्यू से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सेंग्यू उस पार्टी का सिंबल भी उड़ा देता है, जिस दौरान मधी उसको भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर पुलिस जिसे भी देख रही होती है उसे गोली मार देती है। इधर मधी और सेंग्यू में भी लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे मधी सेंग्यू को मारने वाला होता है, वहां इंदिरा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिस दौरान मधी की नजर उसके लॉकेट पर जाती है। और अब यहाँ जब वो उसके बारे में इंदिरा से पूछता है, तब जाकर उसकी गलतफहमी खत्म हो जाती है। मधी को आखिर समझ में आ गया है कि मारी एमएलए और मिनिस्टर ने उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए वो खुद को मारने जाता है। पर यहाँ सेंग्यू उसको रोक लेता है। अब इनकी ये सारी बातें मारी वहां खड़ा सुन रहा होता है, इसीलिए वो मधी को पीछे से चाकू मारकर भाग जाता है। फिर सेंग्यू उसका पीछा करता है और दोनों भागते हुए एमएलए के पास पहुंचते हैं, जिसे सामने देखकर सेंग्यू उसको पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारता है। तो यहाँ एमएलए उसके पूछने पर बताता है कि बोस और चित्राबेल को मिनिस्टर नहीं मरवाया था। इतना बताने के बाद एमएलए वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी वहां पर मधी भी आ जाता है। अब जब दोनों एमएलए को मारने वाले होते हैं, तभी पुलिस आकर मधी और सेंग्यू दोनों को ही गोली मार देती है। साथ ही एमएलए भी इनके साथ आग में जलकर मर जाता है। अब इस बारे में जब मिनिस्टर को पता चलता है, तो वो पुलिस से कहता है कि रिपोर्ट में ये दिखा दो कि हमने दंगे रोकने के लिए गोली चलाई, जिसमें सेंग्यू समेत कुछ और लोग मारे गए। बाकी रही बात एमएलए और एसआई मधी की, तो उन्हें भी गुंडों ने मार डाला। अब अगली सुबह मीडिया के आने से पहले पुलिस वाले मरे हुए लोगों की लाशों को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिसमें सेंग्यू, मधी और एमएलए भी शामिल हैं। हालांकि सेंग्यू को तभी होश आता है, पर वो घायल है, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, जिसे मारी भागते हुए देख लेता है और उसकी जान के पीछे लग जाता है। अब क्योंकि सेंग्यू घायल है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। साथ ही इधर पुलिस को पता चलता है कि एक लाश गायब है, इसलिए वो पहले तो उसे सब जगह ढूंढते हैं, पर जब उन्हें वो कहीं नहीं मिलता, तो पुलिस वाले फैसला करते हैं कि वो किसी दूसरे आदमी को मारकर उसकी लाश को इसके साथ जला देंगे। दूसरी ओर मारी सेंग्यू के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जिस दौरान पुलिस वाले की नजर मारी पर पड़ जाती है और वो उससे ही गोली मार देता है। इस तरह सेंग्यू की जान बच जाती है और फिर एक आदमी सेंग्यू को इंदिरा से मिलवा देता है, जो दोनों एक ट्रक में सवार होकर उस गांव से दूर चले जाते हैं। हालांकि सेंग्यू ने सोचा था कि जब इस गांव में सब कुछ सही होगा तो वो वापस आकर सबके सामने इस सच्चाई को लेकर आएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की मेहरबानी से ये पूरा गांव धीरे धीरे कुरबेला के जंगलों से भर गया, जिससे सिर्फ नेताओं और कॉर्पोरेट कंपनीज को ही फायदा हुआ। और जब तक गाँव की इन दोनों कम्युनिटीज को ये बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल हर नई सरकार के साथ यहाँ के लोगों में नई उम्मीद जागती है, पर वो सरकार भी कॉर्पोरेट कंपनीज के अनुसार ही काम करती है, क्योंकि इसी में उनका फायदा है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जब भी गांव वाले एक होकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी उन्हें आपस में लड़वाकर उनका ध्यान हटा देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।